jungle. हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम टू फुल बैच ऑफ सीए फाइनल पेपर सक्से रिस्क मैनेजमेंट। बैच का नाम रखा गया है रिस्क है तो इश्क है बैच। ऐसा क्यों रखा है, क्या रखा है, व्हाट इज रिस्क मैनेजमेंट, हम इसमें क्या करने वाले हैं, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ दिस लेक्चर्स, हाउ वी आर गोना कवर दिस, सब चीज बताता हूं। बट बिफोर वी स्टार्ट आई वुड जस्ट लाइक टू टेल कि हमारा जो नवंबर 20 में रिजल्ट आया था, वी गॉट ऑलमोस्ट 5 रैंकर्स, वी गॉट 15 plus students who scored 70 plus and one student who scored 82 marks. So परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया रहा है अभी तक के हमारा रिस्क मैनेजमेंट में। नेक्स्ट थिंग, हु एम आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, CA शिवम पलन। आई क्लियर्ड माई CA फाइनल्स इन May 19। मैं May 19 में चार्टर्ड बन गया था। मेरा इलेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट था जिसमें मैंने स्कोर किया है 81 मार्क्स। ओके, नाउ व्हाई रिस्क मैनेजमेंट, व्हाई यू शुड सिलेक्ट अ रिस्क मैनेजमेंट, वो आप ये लेक्चर देखने के बाद डिसाइड करेंगे कि आपको सिलेक्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। दोज हु आर वाचिंग द लेक्चर्स फॉर द फर्स्ट टाइम, सो ये लेक्चर देखने के बाद सिलेक्ट करो कि यू वांट टू सिलेक्ट अ रिस्क मैनेजमेंट एज इलेक्टिव और नॉट। दोज हु हैव सिलेक्टेड इट, वेल एंड गुड। नेक्स्ट थिंग, sir, for whom this batch is applicable? This batch is applicable for May 21, November 21 and onward attempts. Okay, so जो May 21 वाले स्टूडेंट्स हैं, November 21 वाले स्टूडेंट्स हैं, उन सभी के लिए बैच अप्लीकेबल है, प्लस उसके आगे के भी जो भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनके लिए भी बैच अप्लीकेबल है। अब इसमें जो भी एडिशन होगा, है ना, अभी तो मटेरियल में कुछ चेंजेस नहीं है, बट वॉट एवर चेंजेस कम्स इन मटेरियल आई एम गोना प्रोवाइड इट। ठीक है सर, क्या ये रिस्क मैनेजमेंट जो हमारा इलेक्टिव है पेपर 6A, हमें कहा गया है ये ओपन बुक पेपर है, राइट? दिस इज अ ओपन बुक एग्जाम। व्हाट डज ओपन बुक मीन्स? फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू दैट ओपन बुक का मतलब होता है कि तुम एग्जाम हॉल में कोई भी एनी ऑफ द बुक लेके जा सकते हो। सर, मतलब कि मैं कोई भी बुक लेके जा सकता हूं और मैं आंसर ढूंढ लूंगा फटाफट और आंसर लिख दूंगा, मुझे पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। मैं बोला इतना आसान नहीं है भाई। जो जैसा दिखते तैसा नसते बोलते ना, जैसा दिखता वैसा नहीं है। द पेपर इज नॉट सिंपली अ कॉपी पेस्ट, द पेपर इज मोर ऑफ अंडरस्टैंडिंग बेस्ड। ओके, तो जितने भी हमारे इलेक्टिव पेपर हैं वो पूरे अंडरस्टैंडिंग पेपर है, और हमारा स्पेसिफिकली जो रिस्क मैनेजमेंट का पेपर है, सबसे बढ़िया बात यह है कि ये बिजनेस से रिलेटेड है। साहब, हमारा को धंधा समझता है, हमको बिजनेस समझता है, तो ये रिस्क मैनेजमेंट में प्यार हो जाएगा। और ये सब्जेक्ट है जो इलेक्टिव पेपर है तुम्हारे लिए बना गया है, तुमको फील आ जाएगा। ये लेक्चर देखने के बाद तुमको समझ में आ ही जाएगा। अब सर, ये ओपन बुक है, इसमें मैं कोई भी पेपर लेके जा सकता हूँ, कोई भी बुक लेके जा सकता हूँ? हाँ, लेके जा सकते हो, बट हम क्या लेके जाए अब ये बताओ। हमने बैच लिया है, हमें क्या लेके जाना है? आई विल टेल यू, बट बिफोर वी स्टार्ट आई विल जस्ट गिव यू द ब्रीफ अबाउट हाउ डज द पेपर इज इंक्लूड, कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने एमसीक्यूज आते हैं, कितनी केस स्टडीज आती है, कितना टाइम अलोकेटेड है ना। तो दिस पेपर इज कंप्लीटली डिफरेंट एज कंपेयर टू अदर पेपर्स। सो एक सेकंड में अपना स्क्रीन प्रेजेंट करता हूँ, विल बी एबल टू सी माई स्क्रीन। सीए फाइनल पेपर 6A रिस्क मैनेजमेंट, जिसको हम प्यार से बोलते हैं RM। क्या बोलते हैं? RM, रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट का पेपर होता है 100 मार्क्स का, प्लस इसमें मैं एड ऑन कर देता हूं 25 मार्क्स। सर ऐसा क्यों, मैं बताता हूं। टोटल तुमको केस स्टडीज या टोटल क्वेश्चंस आते हैं 5, टोटल नंबर ऑफ टोटल क्वेश्चंस आते हैं 5, जिसमें से यू आर सपोज टू सॉल्व 4 क्वेश्चंस, जिसमें से यू आर सपोज टू सॉल्व 4 क्वेश्चंस। ओके, सो ईच क्वेश्चन इज ऑफ 25 मार्क्स। हर एक क्वेश्चन 25 मार्क के आसपास का होता है। सो टोटल पेपर कम्स ऑफ 125 मार्क्स, जिसमें से यू नीड टू सॉल्व फॉर 100 मार्क्स, मीन्स यू आर सपोज टू सिलेक्ट 4 क्वेश्चंस आउट ऑफ द 5। सर, is question number 1 compulsory? No. Question number 1 is not compulsory in risk management paper. ये बाकी पेपर के समान नहीं है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 कंपल्सरी नहीं है। नेक्स्ट थिंग सर, अब ये 25 मार्क्स में से अगर मैं एक क्वेश्चन पकड़ता हूं, सपोज से फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1, हर एक क्वेश्चन का पैटर्न सेम रहेगा, जिसमें कि क्या कहा गया है, 10 मार्क्स आर अलोकेटेड फॉर MCQs and 15 marks is allocated for case studies.
और आई वुड से क्वेश्चंस। ओके सर, 10 मार्क्स एमसीक्यूज के लिए एक क्वेश्चन में और 15 मार्क के स्टडी के लिए। सर मतलब ही मेरे को कितने एमसीक्यूज पूछे जाएंगे? 2 मार्क्स ईच। 2 मार्क्स ईच मतलब कि एक क्वेश्चन में तुम्हें 5 एमसीक्यूज मिलेंगे। एक क्वेश्चन में तुम्हें 5 एमसीक्यूज मिलेंगे। सर मतलब ही टोटल नंबर ऑफ एमसीक्यूज विच आई एम सपोज टू बी सॉल्विंग इज 20 एमसीक्यूज। मीन्स 20 एमसीक्यूज इंटू 2 मार्क्स ईच, दैट इज 40 मार्क्स। एंड जो मैं केस स्टडीज या जो क्वेश्चन सॉल्व करूंगा वो होगा 15 मार्क्स, है ना, इंटू 4 इज 60 मार्क्स, सो पेपर कम्स फॉर 100। टाइम allocation is 4 hours. Sir, is it good to say that whether I should allocate 1 hours for each case study? It is very early to decide. हम जब क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करेंगे हम अप्रोक्सीमेटली 60 to 70 केस स्टडीज और ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि तुम्हारा दिमाग पूरा खुल जाए। यू आर एबल टू थिंक if the new question comes in your exam, you are able to face any of the questions और तुम वो क्वेश्चन बढ़िया से सॉल्व कर पाओ। ठीक है, तो सर मेरे को तो अब समझ में आ गया पेपर 4 घंटे का है जिसमें कि मुझे 4 केस स्टडीज सॉल्व करके आने की है, 25 मार्क्स ईच। सर अब ये जो 15 मार्क्स का पैटर्न है इसका कोई एक फिक्स फॉर्मेट नहीं है, इसका कोई भी क्वेश्चन आते हैं। ये 1 मार्क का भी रिटर्न आ सकता है, 2 मार्क्स के भी आ सकते हैं, 3 मार्क्स का भी आ सकता है, 4 मार्क्स का भी आ सकता है, 5 मार्क्स का भी आ सकता है, 6 मार्क्स का भी आ सकता है। एनी कॉम्बिनेशन कैन बी देयर। इट कैन बी 5-5-5, है ना, सो इट कैन बी 6-4-5। ओके, सो इट कैन बी एनी ऑफ द कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सर 4 आवर्स का पेपर है, आज तक तो सभी पेपर में हम 3 घंटे बैठे हैं, सो 4 आवर्स में तो बहुत जल्दी पेपर कंप्लीट हो जाएगा। नहीं, पेपर इज अ केस स्टडी बेस्ड। यू नीड टू रीड द केस स्टडी फर्स्ट, देन यू अप्लाई योर माइंड, देन यू नीड टू फाइंड द आंसर्स इन अ बुक। ओके सर, उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज यू नीड टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट इन डिटेल। तुम्हें हर वो कॉन्सेप्ट को समझना होगा, देखना होगा, एक फीलिंग डेवलप करनी होगी और तब जाके तुमको इस सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, और ये जो रिस्क मैनेजमेंट में हमें एक फीलिंग डेवलप होना चाहिए। एज अ सीआरओ व्हाट आई एम सपोज टू थिंक, व्हाट इज सीआरओ? व्हाट इज सीआरओ? इज अ चीफ रिस्क ऑफिसर। ओके, तो हमें एक फीलिंग डेवलप करनी होगी रिस्क मैनेजमेंट के प्रति, और वो फीलिंग की मदद से, उस अंडरस्टैंडिंग की मदद से, उस कंसेप्ट के अंडरस्टैंडिंग की मदद से, कुछ क्वेश्चंस की मदद से, कुछ पास क्वेश्चन जो हमने प्रैक्टिस किए उसकी मदद से, द मटेरियल विच आई हैव उसकी मदद से, यू नीड टू बिल्ड अप एन आंसर एंड राइट इट। ओके, व्हाट आई एम गोना कवरिंग इन दिस क्लास, हम ये बताते हैं हाउ वी आर गोना डू दिस। फॉर दिस क्लास आई विल बी प्रोवाइडिंग यू विथ ICI material with appropriate markings, including the index sheet. ICI material with appropriate markings, including the index sheet, वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। ऑलरेडी आई हैव शेयर्ड इन माय टेलीग्राम ग्रुप एज वेल, एंड जिन्होंने भी बैच लिया उनके साथ मैंने शेयर कर दिया है। ओके, इसका मैं आपको पीडीएफ दूंगा बिकॉज ICI मटेरियल का ऑलरेडी यू हैव अ यू गेट अ मटेरियल, आपका मटेरियल आता है, मैं उसका एक पीडीएफ शेयर कर दूंगा। दोज हु वांट टू रेफर इट कैन यूज इट, दोज हु वांट टू रेफर द एग्जिस्टिंग और न्यू मटेरियल कैन यूज दैट। बट उसमें मैंने जो आगे इंडेक्स शीट लगाई है, एब्रीविएशन शीट लगाई है, वो आप यूज करो, दैट इज रियली गोना हेल्प यू आउट। ओके, सेकंड थिंग व्हिच आई एम गोना प्रोवाइड इज आत्मनिर्भर ICI बुक। व्हाट इज आत्मनिर्भर ICI बुक? सर आत्मनिर्भर मतलब क्या? आत्मनिर्भर बुक में मैंने क्या किया है, जो ICI ने अभी तक के पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस पूछे हैं, केस स्टडीज पूछी हैं, एमटीपीस के जो क्वेश्चंस है और पास्ट एग्जाम्स के जो क्वेश्चंस है उसने आपको कंपाइल किया है, उनके आंसर्स कंपाइल किए हैं और एक क्वेरी शीट अटैच कर दी है। क्वेरी शीट मतलब क्या सर? वो शीट, दैट शीट विल हेल्प यू टू सॉल्व एनी ऑफ द डाउट्स व्हाइल यू आर सॉल्विंग अ क्वेश्चन। सर इसका आंसर कहां पे है, इसका आंसर कैसे लिखना, इसका आंसर कितना बड़ा लिखना, व्हाट इफ माय आंसर डजंट मैच विद द ICI आंसर। तो ये सब चीजों की हमने क्वेरी शीट वहां पे इनकॉर्पोरेट कर दी है, इसकी भी मैं आपको पीडीएफ कॉपी दूंगा। मैं 2 चीजें दिखा देता हूं। सबसे पहले तुमको आई विल शो यू द ICI मटेरियल जो मैंने कंपाइल किया है। आई विल शो यू दिस। सो दिस इज द ICI मटेरियल व्हिच आई हैव कंपाइल्ड। तो इसमें मैंने क्या किया है, सबसे पहले मैंने एब्रीविएशन शीट लगाई है, इंडेक्स लगाया है। ओके, इंडेक्स फॉर IPCC एंड SFM चैप्टर्स इंपॉर्टेंट। सर इंडेक्स फॉर IPCC एंड SFM चैप्टर्स, अब ये मुझे सर बताओ रिस्क मैनेजमेंट में व्हाई आई एम आस्क्ड टू सॉल्व दिस IPCC एंड SFM चैप्टर, बिकॉज दिस इज अ पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट। ओके, ये तुम्हारा सब्जेक्ट का पार्ट है, तो वहां पे
you are expected to have the knowledge of IPCC and SFM chapter. But which chapter of IPCC and which chapter of SFM? See, IPCC का एक चैप्टर है, SFM के दो चैप्टर्स हैं. SFM में it's IRR, which you generally call as interest rate risk management, and second is nothing but what your foreign exchange exposure and risk management. ये दो चैप्टर एसएफएम के हैं. एसएफएम के चैप्टर का आई गिव यू सम ब्रीफ अबाउट दिस. एकदम डिटेल में कवर नहीं करेंगे बिकॉज यू हैव ऑलरेडी कवर्ड इन एसएफएम, बट हाँ मैं तुम्हें एक ब्रीफ दे दूंगा. जो भी क्वेश्चंस आए हैं वो तुम सॉल्व कर पाओगे. आईपीसीसी का चैप्टर में डिटेल में कवर करूंगा उसे. ठीक है. सो इसमें मैंने कंपाइल किया है सबसे पहले तो एब्रीविएशन शीट, इंडेक्स फॉर आरएम बुक, इंडेक्स फॉर आईपीसीसी एंड एसएफएम चैप्टर्स, ICI material for risk management, ICI material for IPCC chapters and IPCC chapter का जो वो है, और ICI material for SFM chapter से हमने कंपाइल किया है. ठीक है. हम पूरा चीज, हर वो चीज जो भी मटेरियल अवेलेबल है बहुत ही बढ़िया, बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे और तुमको एक कॉन्फिडेंस लेवल आ जाएगा एंड तक कि हाँ यार दिस इज द सब्जेक्ट विच आई वांट एंड दिस इज द इलेक्टिव आई एम सपोज टू सिलेक्ट. ये हो गया तुम्हारा आईसीएम मटेरियल. अब देखो ये एब्रीविएशन शीट्स हमने, ये जब हम क्लास नोट्स पढ़ेंगे, जब हम चैप्टर वाइज आएंगे तब मैं तुमको बढ़िया से बताऊंगा हाउ यू आर सपोज टू यूज इट, है ना. तो ये बहुत बढ़िया लेवल पे बनाया गया है, यू विल रियली एंजॉय इट. सेकंड थिंग व्हिच आई टोल्ड वाज आत्मनिर्भर बुक. सो दिस इज द आत्मनिर्भर बुक. इसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा, यू कैन टेक द प्रिंट आउट ऑफ इट एंड यू कैन स्टार्ट विद दैट. ओके. तो यहाँ पे हमने मैपिंग भी कर दी है, कौन से टाइप ऑफ क्वेश्चंस आए हैं, कैसे आए हैं, कहाँ पे आए हैं, तो भी हमने मैपिंग कर दी है. ठीक है. ये दो चीज हो गई. थर्ड थिंग जो हम आपको देने वाले हैं वो है बैच के नोट्स. ये जो आप नोट्स स्क्रीन पे अभी देख रहे हो, ये नोट्स आपको बैच कंप्लीट होने के बाद, सो दोज हु आर वाचिंग द लेक्चर्स नाउ will get this delivered when the classes are complete, but those who will buy this classes after say for example 1 or 2 months down the line will get this book पहले ही उनको मिल जाएगा, तो उसका कोई टेंशन नहीं है. तो ये बैच नोट्स आपको डिलीवर हो जाएंगे, बट साथ साथ में if you want to take a printout you can take a printout and start reading. Okay. तो ये इसका मैं पीडीएफ भी आपके साथ शेयर करते जाऊंगा सो दैट दोज हु वांट टू स्टार्ट वी कैन यूज इट एंड स्टार्ट द स्टडीज. ठीक है. तो ये आपके होम पे हार्ड कॉपी डिलीवर हो जाएगा. कंप्लीट गाइडेंस मॉड्यूल, कंप्लीट गाइडेंस मॉड्यूल मतलब ये वाली बुक जो हमारी प्यारी सी बुक है. अब ये बुक से, ये बुक जो सॉल्व करोगे, ये बुक सॉल्व करने से तुमको पूरा आईसीएम मटेरियल पे कॉन्फिडेंस आ जाएगा. जो भी हमारा आईसीएम मटेरियल बनाया गया है उस पर पूरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा. ये बुक ऑलरेडी डिलीवर हो चुकी है जिन्होंने भी कोर्स खरीदा है. ओके. तो ये बुक से तुमको पूरा आईसीआई मटेरियल पे कॉन्फिडेंस आ जाएगा. बट अब आईसीआई क्या कर रहा है? आईसीआई इज आस्किंग द क्वेश्चन फ्रॉम आउट ऑफ द बॉक्स. दे आर एनालाइजिंग योर स्किल्स, दे आर टेस्टिंग वेदर डू यू हैव अ नॉलेज रिलेटिंग टू प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट. क्या तुमको अगर मैं कोई सिचुएशन दिया तुम उस रिस्क को मैनेज कर पा रहे हो कि नहीं, वो चीज देख रहा है आईसीआई. तो उस चीज के लिए हमने बनाई है एडवांस लेवल एटम मॉड्यूल, एडवांस लेवल एटम मॉड्यूल. ओके. तो ये तुमको थोड़े ही दिन में डिलीवर हो जाएगी. जिन्होंने भी क्लासेस ली हैं या जो बाद में ले गए उन्हीं को तो वैसे ही मिल जाएगा. तो हमारा एडवांस लेवल एटम मॉड्यूल कुछ इस प्रकार से बना हुआ है, इस प्रकार से दिखता है. तो ये आपके पास आ जाएगा. एडवांस लेवल एटम मॉड्यूल में हमने क्या किया है, कुछ ऐसे केस स्टडी, कुछ एडवांस लेवल की केस स्टडीज हमने कवर किए हैं जो आपको पूरे रिस्क मैनेजमेंट को समझने में, कंफर्ट लाने में मदद करेंगे. ओके. अब हम लोग कितने एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, क्या सॉल्व करेंगे सर, कितना टाइम लगेगा ये बैच को? बैच अप्रोक्सीमेटली 50 to 60 आवर्स का ये बैच रहेगा. ओके. दोज हु आर वाचिंग फॉर नवंबर 21 अटेम्प्ट्स, मे 22 अटेम्प्ट्स, उनके लिए बैच ड्यूरेशन बढ़ते जाएगा बिकॉज एग्जाम्स होते जाएंगे, केस स्टडीज आती जाएगी, एमटीबीज आती जाएगी, एग्जाम पेपर्स आते जाएंगे. तो वो हम सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे. ओके. नाउ सर बैच को हमने डिवाइड किया है 6 पार्ट्स में. आई ऑलवेज डिवाइड द थिंग्स एंड एक्सप्लेन इट सो दैट यू अंडरस्टैंड द थिंग इन वेरी बेटर मैनर. ठीक है. तो मैंने बैच को 6 पार्ट्स में डिवाइड किया. सबसे पहले पार्ट में हम डील करेंगे बेसिक अंडरस्टैंडिंग्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट. रिस्क मैनेजमेंट होता क्या है सर, ये बताओ. ये सब तो ठीक है सर, ये करेंगे वो करेंगे, वो तो बहुत बढ़िया, बट रिस्क मैनेजमेंट होता क्या है, ये हम कम से कम 3 से 4 लेक्चर में यही देखने वाले हैं. और तुमको एक बढ़िया सा मजेदार चीज आ जाएगा, फीलिंग आ जाएगा रिस्क मैनेजमेंट के बारे में. ये पार्ट ए कंप्लीट करके तुमको मजा आ जाएगा. इसमें हम पूरे रिस्क मैनेजमेंट एज अ होल को देखेंगे. एंड ट्रस्ट मी, दिस रिस्क मैनेजमेंट में हर वो चीज रिलेटेड है, हर वो चीज इंपॉर्टेंट है. कुछ भी अगर मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं तो वो दूसरी चीज से रिलेटेड है. हर वो चीज एक दूसरे से को रिलेटेड है, लिंक्ड है, तभी जाके तुमको वो चीज बढ़िया से समझ में आएगी. तो पार्ट ए में हम ये करेंगे. अप्रोक्सीमेटली 3 to 4 लेक्चर्स रहेंगे इसके.
फिर आएगा पार्ट बी, दैट इज अ चैप्टर वाइज अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ सब्जेक्ट। विल गो टू ईच एंड एवरी चैप्टर। जो आईसीआई के 9 चैप्टर्स हैं हमारे, वो हर एक चैप्टर पे हम जाएंगे, अब समझेंगे कि भाई रिस्क मैनेजमेंट में बोला क्या है, आईसीआई मटेरियल में क्या बोला गया है, कुछ एडिशनल हम कवर करेंगे विच इज ओवर एंड अबव द आईसीआई मटेरियल, सो दैट वी डजंट मिस आउट एनीथिंग। और हमारा जो एम है 80+ टारगेट करने का, वो हम अचीव कर लें। उसके साथ साथ हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। सर क्वेश्चन प्रैक्टिस किसके? अप्रोक्सीमेटली हम 50 to 60 की स्टडीज सॉल्व करेंगे हर लेक्चर खत्म होने के बाद। अब देखो, जैसे ही हमारा कोई लेक्चर खत्म होगा, मैं तुमको एक केस स्टडी दूंगा, भाई सोचो और कल मेरे को आंसर देना। जैसे क्लास खत्म हुई, सोचो, थिंक एंड गिव मी द आंसर इन नेक्स्ट क्लास। ओके, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, आईसीआई क्वेश्चन होंगे, कंप्लीट गाइडेंस से क्वेश्चन हो गया, और जो हमारा एडवांस लेवल एटम मॉड्यूल है वहां से क्वेश्चन कवरेंगे, और तुमको एक बढ़िया सा अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगा क्वेश्चंस कैसे आते हैं, हाउ यू आर सपोज टू सॉल्व द केस स्टडीज, हाउ यू आर सपोज टू फोकस इट। प्लस ऑल्सो जो हम एमसीक्यूज हैं, एमसीक्यूज आते हैं हमारे पेपर में, उसका भी बढ़िया से प्रैक्टिस करेंगे। हमारे जो ऐप है, हमारा सीएमॉन्क ऐप है, वहां पे भी मैं एमसीक्यूज डालता रहूंगा, टेलीग्राम पे डालता रहूंगा। प्लस हम एमसीक्यूज भी कैसे डील करना, क्या करना, वो भी हम क्लासेस में देखेंगे। और एमसीक्यूज के लिए हमने स्पेसिफिकली ऐप में एक फीचर लाया गया है, सो दैट यू कैन सॉल्व द एमसीक्यूज व्हेनेवर यू फील बोर्ड। जब भी बोर लगता है, चल भाई सॉल्व कर लो, 10 मिनट 15 मिनट में एमसीक्यूज सॉल्व कर लो, सो दैट तुम्हारा सब्जेक्ट कवर हो जाए। सब्जेक्ट के टच में रहेंगे अपन बढ़िया से। ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यू से सब हम देखेंगे। अब हमारे पास कंप्लीट गाइडेंस बुक में अप्रोक्सीमेटली 700 एमसीक्यूज हैं, 700 से ज्यादा ही है अप्रोक्सीमेटली, आई वुड से 700 इज 700 एमसीक्यूज आर चैप्टर वाइज एमसीक्यूज, प्लस 200 आर मिक्स्ड एमसीक्यूज, सो यू हैव 900 एमसीक्यूज, प्लस यू हैव एडवांस लेवल एमसीक्यूज, ऐसे एमसीक्यूज वेयर यू नीड टू फाइंड द आंसर्स फ्रॉम द केस स्टडीज। ओके, जहां पे आपको एकदम बहुत ही बढ़िया एक एनालिटिकल स्किल लगानी पड़ेगी, वो उस टाइप के भी एमसीक्यूज आपको मिलेंगे एटम मॉड्यूल में। ठीक है, तो आपके पास करीबन 1000 से 1200 एमसीक्यूज है आपके पास टू सॉल्व इट। ओके, उसके बाद हम समझेंगे कि भाई रियल लाइफ जो भी फ्रॉड होता है इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स ने, अब देखो क्या होता है, जो इतने सारे जो फ्रॉड्स हुए हैं, पीएनबी का फ्रॉड है, सत्यम का फ्रॉड है, क्यों हुए सर? वो रिस्क को मैनेज नहीं किया, इस वजह से फ्रॉड हो गया। बट वो कैसे, कौन कौन से रिस्क थे, कौन कौन से मिटिगेशन स्ट्रेटेजीज कंपनीज यूज कर सकती थी, वो भी हम एकदम डिटेल में समझेंगे, और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स से समझेंगे। कैसे समझेंगे वो मैं बताऊंगा, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के थ्रू हम देखेंगे कि भाई कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, ये हम समझेंगे इसको एकदम डिटेल में। प्लस उसके साथ जब ये आपका पूरा देख के हो जाएगा, यू आर एक्सपेक्टेड टू गिव द फुल सब्जेक्ट टेस्ट। देखो, 2 फुल सब्जेक्ट टेस्ट दूंगा आपको, टेस्ट 1, टेस्ट 2। Okay, you are expected to solve test number 2. You are expected to solve test number 2, solve the paper, submit it, I'll check it and I'll give you the feedback. Trust me. जब तक के तुम अगर नेट प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक के तुम्हारा स्कोर अच्छा नहीं होगा। और ये पेपर बाकी पेपर से बहुत अलग है, इसका ड्यूरेशन अलग है, इसका अप्रोच अलग है, इसको सोचना अलग तरीके से है ना। तो एक फुल सब्जेक्ट टेस्ट तुमको सॉल्व करना पड़ेगा, तुमको देखना पड़ेगा, और तुम सॉल्व करके मुझे दोगे, हम तुमको चेक करके देंगे। ठीक है, तो ये सब चीजें हम करने वाले हैं फुल बैच में। ओके, मटेरियल क्या क्या मिलेंगे आपको? ये 3 मटेरियल मिलेगा, ये 2 का आपको पीडीएफ मिलेगा, आपको चाहिए आप प्रिंट आउट ले लो और इसको यूज करो। ओके ना, 100% रिफंड इफ यू स्कोर 80+ मार्क्स। अगर तुम मेरा सपना पूरा करते हो, माई ड्रीम इज टू गेट एवरी स्टूडेंट 80+ मार्क्स। और मैंने कमिट किया है, जो भी हमारे फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बैच लिया है, उनके लिए मैं स्पेशल अटेंशन देने वाला हूं। मैं उनको फोन करता रहूंगा, मैं उनको गाइड करता रहूंगा, नॉट ओनली फॉर द रिस्क मैनेजमेंट बट फॉर अदर सब्जेक्ट्स एज वेल, हाउ यू आर सपोज टू स्कोर वेल, हाउ यू आर सपोज टू लुक इनटू द सब्जेक्ट, डू यू हैव एनी डाउट्स, व्हाट ऑल कैन यू डू बेटर, है ना। तो वो पर्सनल अटेंशन दूंगा, व्हाई यू नॉट गिविंग द एमसीक्यू टेस्ट। ओके, तो ये सब चीजों में मैं बहुत ज्यादा ध्यान देने वाला हूं, बिकॉज मेरा एम इस बार यही है कि मेरे हर वो बच्चे को मैं बेस्ट से बेस्ट स्कोर दिला पाऊं और 80+ का टारगेट लेके मैं चलाऊं। ओके, तो यहां पे हम ये बोला गया है। अब आते हैं सर चैप्टर पे, चैप्टर पे बोलता हूं, अब आते हैं बैच पे। बैच का नाम रख दिया सर, रिस्क है तो इश्क है। आपने स्कैम 1992 ज्यादा ही सीरियसली ले लिया सर, आपको नहीं लगता? भाई ये जो वर्ड है, रिस्क है तो इश्क है। अभी मैं तुमको फीलिंग दिलवाता हूं ये क्यों कहा गया है। ओके, सो बिफोर आई टेल दिस, आई जस्ट ऑल्सो वॉन्ट टू गिव एन अपडेट कि हाउ माई लेक्चर्स आर डिवाइडेड। सी, आई डिवाइड द लेक्चर इन 3 पार्ट्स। जनरली लेक्चर जो भी आएंगे वो 3 पार्ट्स में आएंगे। ओके, नंबर 1 इज विल गिव अ पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी।
देखो जैसे कि हमारा लेक्चर नंबर 1 है, उसके 3 पार्ट रहेंगे। लेक्चर नंबर 1, ओके, लेक्चर नंबर 1 है, उसके 3 पार्ट रहेंगे। पार्ट ए में, पार्ट बी में मटेरियल कवर होगा, मतलब सो दैट लेक्चर डजंट गेट टू लॉन्ग, टू बिग, है ना। मेरा एम ये रहता है छोटे छोटे लेक्चर्स हो, सो दैट स्टूडेंट फटाफट कवर कर पाए, है ना, बिकॉज आई वॉज ऑल्सो स्टूडेंट क्वाइट बैक, सो मुझे पता है यार कि स्टूडेंट का मेंटेलिटी कैसे काम करता है। छोटा सा लेक्चर है, चल जल्दी से खत्म हो जाएगा। तो 1 घंटे का ये लेक्चर रहेगा। पार्ट बी भी 1 घंटे के अप्रोक्सीमेटली रहेगा। और पार्ट सी में व्हाट आई डू इज कि वॉट एवर आई हैव कवर्ड इन पार्ट ए एंड बी, उसका आई गिव यू अ समरी एंड आई ट्राई टू गिव द समरी इन इंग्लिश, बिकॉज दोज हु आर साउथ इंडियन स्टूडेंट्स कैन इजिली कवर इट। ओके, दोज हु आर साउथ इंडियन स्टूडेंट्स कैन इजिली कवर इट। ओके, सो पार्ट ए, पार्ट बी और उसका फिर एक समरी दूंगा, सो दैट यू अंडरस्टैंड द पूरा जो तुमने यहाँ पे पढ़ा है। कहीं पे कुछ टॉपिक मिस आउट हो गया, कहीं तुम्हारा ध्यान नहीं था, ऐसे तो होगा नहीं, बट वो पार्ट सी में कवर हो सकता है। प्लस ऑल्सो एग्जाम के 1 दिन पहले अगर तुम्हें लगता है कि यार मेरे को टॉपिक रिकॉल नहीं हो रहा है, मुझे बाद में समझ में नहीं आ रहा है, फटाक से जाओ पार्ट सी देखो और तुम रिकॉल कर लो। ठीक है, तो पार्ट सी का ड्यूरेशन मैं थोड़ा सा ज्यादा दूंगा एज कंपेयर टू अदर लेक्चर्स, है ना। तो पार्ट सी तुमको बहुत काम आने वाला है एग्जाम में भी। ओके, अब सर बताओ व्हाई यू सेड रिस्क है तो इश्क है। चलो एक तुमको है, यहां पे हम जब रिस्क मैनेजमेंट डील करेंगे हम बहुत सारे एग्जांपल्स देखेंगे, प्रैक्टिकल एग्जांपल, रियल लाइफ एग्जांपल, बिजनेस से रिलेटेड एग्जांपल, जिससे मुझे सब्जेक्ट और डिटेल में समझ में आ जाए। ठीक है, अब सबसे पहले तुमको एक केस बताता हूं, ये केस तुमको भी पता होगा, ये है तुम्हारी फेवरेट मैगी का केस। हाय 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 सर, मैगी ने 2015 में, अगर तुम्हें याद होगा, तो क्या किया था पता है? उसके केस में, मैगी के केस में एक लीड नाम का प्रोडक्ट निकल गया था। ओके, एमएसजी करके एक प्रोडक्ट, एमएसजी जो था या लीड का कंटेंट मात्रा जो थी वाज फाउंड एक्सेस, और मैगी को उस वजह से बैन कर दिया गया था, अगर तुम्हें याद होगा तो। यस, बिल्कुल याद है सर, हमें मैगी खाने नहीं मिली थी, काफी समय तक मैगी खाने नहीं मिली थी। ओके, तो ये चीज सब जो चीजें बता रहा हूं, दिस इज रियली गोना हेल्प यू आउट इन फर्दर, है ना। तो ये सब चीजें मैं रिलेट करूंगा आगे, सो दैट ध्यान से सुनो एग्जांपल। सर मैगी तो खाने नहीं मिली सर, बहुत दुख हुआ, बट सर 6-8 महीने में चालू भी हो गई, और उसने जिस हिसाब से मार्केट कैप्चर किया था वाज लाइक नेक्स्ट लेवल। तो ऐसा क्या हो पाया जब मैगी को बैन कर दिया गया था, मैगी को बैन कर दिया गया था, तो उसका एकदम जैसे कि यहां पे सेल्स था, तो उसका सेल्स डाउन हो गया, 0 पे आ गया, और वो एकदम से पिकअप कर लिया। ऐसा क्या हुआ सर इस पीरियड में जिस वजह से मैगी का सेल्स एकदम पिकअप हो गया? सर मैं नहीं बोल रहा हूं, ये मैगी नेस्ले कंपनी बोलती है। देखो नेस्ले के तुमको फाइनेंशियल्स दिखाता हूं, नेस्ले कंपनी क्या बोलती है, देखो मैगी का ग्राफ दिखाता हूं, उनका जो रेवेन्यू है, उनका रेवेन्यू है, देखो रेवेन्यू 2014 में वॉस था 98,000 मिलियन, और 2015 में हो गया 81,000 मिलियन। ऐसा क्या हुआ था? ये देखो 2015 में मैगी में लीड पाया गया था, इस वजह से इनका सेल्स डाउन हो गया था। यहां पे लिखा भी है, देखो largely due to the impact of Maggi noodles 17.2% largely decreased, है ना, net sales decreased because on Maggi। बट अगर तुमको याद होगा, मैं सेम चीज तुमको दिखाता हूं 2016 में। भाई ये है 2015 से 2016 का ग्राफ, यहां पे इनका देखो सेल्स पिकअप हो गया है, सेल्स पिकअप हो गया है कितने परसेंट से? इंक्रीज बाय 12.8% इम्पैक्ट ऑन मैगी नूडल्स। ऐसे तो कोई भी चीज थोड़ी गिरेगी और उठेगी यार। मैं मानता हूं मैगी की फैन फॉलोइंग थी, मैं मानता हूं, मैं भी आई एम ऑल्सो मैगी लवर, बट दैट डजंट मीन दैट कि एक प्रोडक्ट में लीड निकलने के बाद मैं उसको फिर से खा लूं। ओके, घर वाले भी नहीं खाने देंगे, बट मैगी ने ऐसा क्या किया सर जिस वजह से इसने मार्केट पूरा कैप्चर कर लिया, उसका ग्राफ फिर से वापस आ गया। सी द ग्राफ इज ऑलमोस्ट ऑन द सेम लेवल। ऐसा क्या किया मैगी ने सर, बताओ। देखो भाई मैगी ने क्या किया, कैंपेन्स चलाए बहुत बढ़िया से। जब उसका बिजनेस डाउन हो गया था, मैगी का जब बिजनेस डाउन हो गया था, मैगी ने किस प्रकार के कैंपेन चलाए? मैगी बोला योर मैगी इज सेफ। ध्यान दो, सबसे पहला क्या बोला? योर मैगी, नॉट माय मैगी, योर मैगी, तुम्हारी मैगी सेफ है, तुम्हारी मैगी सेफ है भाई, समझ रहे हो? तो ये सब प्रकार के कैंपेन चलाए। यूट्यूब में देखो, ये उनके यूट्यूब से मैंने स्क्रीनशॉट निकाल के लेके आया कि भाई देखो मैगी ने किस प्रकार के कैंपेन चलाए। 5 साल बाद मैगी इन बालकनी, वी मिस यू टू मैगी। जब मैगी बंद हो गई तो बोले वी मिस यू मैगी। देखो यहाँ पे वी मिस यू मैगी, वी मिस यू मैगी। तो यहाँ पे जो डिसलाइक आ रहे हैं ना, डिसलाइक आ रहे हैं, धीरे धीरे कम होने लगे, धीरे धीरे कम होने लगे। नथिंग लाइक अ मैगी, वी मिस यू मैगी, वेलकम बैक मैगी, वेलकम बैक मैगी। देखो ये सब चीजें लोग कर रहे हैं।
मतलब सर यहां मैं कॉन्सेप्ट रिलेट कर रहा हूं, ध्यान दो, अभी ध्यान दो। मैं बोल रहा हूं कि भाई जब बिजनेस में कोई गड़बड़ी आ गई थी, कोई दिक्कत आ गई थी, उस दिक्कत को एक स्ट्रेटेजी, एक प्लान ने बचाया। एक स्ट्रेटेजी, एक प्लान ने बचाया, और वो स्ट्रेटेजी और प्लान कौन बना रहा है? वो बना रहा है रिस्क मैनेजर। वो हम लोग बैठ के बना रहे हैं भाई, बाकी और कोई नहीं बना रहा है। और हमारे वजह से इन जैसी कंपनियां बच पा रही है, हमारे वजह से ये सब कंपनियां बच पा रही हैं, हमारे वजह से इनका कंटिन्यूटी इंश्योर्ड है, बिजनेस चलता रहा है। और इसी को ही हम रिस्क मैनेजमेंट में बोलते हैं बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान बनाना है, जो हम चैप्टर नंबर 9 में कवर करेंगे। अभी मैं कुछ नहीं बता रहा हूं चैप्टर नंबर क्या है, 9 क्या है, वो सब कुछ भी नहीं। तुम अभी सब चीजों को समझो, बस फीलिंग डेवलप करो बस सब्जेक्ट के बारे में, बाकी सब संभाल लेंगे अपन। ठीक है, तो मैगी ने ऐसा किया कि भाई इतना बच्चों को सेंसिटिव कर दिया, बच्चों को, मम्मियों को। देखो हर एक ऐड अलग अलग प्रकार की है। यहां पे कहीं पे तुमको बच्चे दिख रहे हैं, कहीं पे इनको मम्मियां डाल दी, कहीं दीदियां डाल दी, कहीं आंटियां डाल दी, सो दैट दे कैन सस्टेन, दे कैन सर्वाइव इन अ मार्केट। ओके, बैचलर्स का भी डाल दिया, वी मिस यू मैगी। ओके, तो हर वो साइट को, हर वो लोगों को टारगेट कर दिया, एंड इन दिस वे दे ट्राई टू एंश्योर दैट कि उनका कंटिन्यूटी मेंटेन हो। और इसीलिए रिस्क मैनेजर को या रिस्क मैनेजमेंट का एक इज्जत है। टू बी ऑनेस्ट, मोस्ट ऑफ द कंपनी डोंट रिस्पेक्ट रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, बट इन द कमिंग डेज, इन कमिंग फ्यूचर, रिस्क मैनेजमेंट जो है वो एक नेक्स्ट लेवल पे जाने वाला है। ये फ्यूचर है, ये ग्रोथ है। अब मैं आता हूं, देखो मैंने यहां पे तुमको बोला है कि इट हेल्प्स टू अचीव द बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। नेस्ले के ऑन एन अप्रोक्सीमेटली डेली जो सेल्स होते हैं 20 से 30 लाख प्रोडक्ट, 20 से 30 लाख पैकेट्स डेली के सेल होते हैं मैगी के। अगर उनका एक मेजर ब्रांड था, अप टू 2015 नेस्ले हैज अ मेजर प्रोडक्ट विच वाज मैगी। अप्रोक्सीमेटली 50 to 60% ऑफ द रेवेन्यू उनका मैगी से आता था। अब वही प्रोडक्ट बंद हो जाता तो भाई कंपनी कैसे सस्टेन कर पाती? ओके, तो इसलिए हम बोलते हैं कि बिजनेस को अलग अलग सेगमेंट्स में, अलग अलग जगहों पे पैसे लगा के रखना चाहिए, अलग अलग प्रोडक्ट्स में पैसे लगा के रखना चाहिए। ओके, अब मैगी ने इसका बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान बहुत ही बढ़िया बनाया था, जिस वजह से उसका जब कमबैक हुआ बहुत फास्ट हो गया, बहुत फास्ट हो गया। ओके, तो वही है, इट हेल्प्स टू अचीव द बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। अब ऑब्जेक्टिव्स और बिजनेस को हम और डिटेल में समझेंगे, बट मैं तुमको ये बता रहा हूं कि रिस्क मैनेजमेंट की इज्जत क्यों है। दूसरा एग्जांपल बहुत ही बढ़िया, दिस इज माय फेवरेट एग्जांपल, एकदम ध्यान से सुनो। इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड, इट हेल्प्स बिजनेस अंडरस्टैंड वेयर टू फोकस ऑन। कहां ध्यान दूं मुझे बताओ। रियल लाइफ एग्जांपल्स देखेंगे बहुत सारे। नेक्स्ट एग्जांपल पे आता हूं, पीवीआर। पीवीआर तुमने गए होंगे, सिनेमास, मूवीज वगैरह देखी होगी, सभी ने देखी होगी, मैं भी देखता हूं। सर लॉकडाउन कब से चालू हुआ? सर कोविड कब से आना चालू, कोई बता सकता है? कोविड स्टार्टेड फ्रॉम जनवरी, 30 जनवरी से कोविड चालू हुआ, और फैलना जो हुआ, ज्यादा लोगों को पता लगने लगा, वो अप्रोक्सीमेटली समवेयर अराउंड फरवरी एंड। अब पीवीआर क्या करता है? सर पीवीआर में मूवीज दिखाई जाती है, यू आर एबल टू वॉच द मूवीज। एक सिनेमा थिएटर रहता है जहां पे तुम मूवीज जाके देख सकते हो। यस, अब पीवीआर में जो उसका शेयर प्राइस था फरवरी के पहले अप्रोक्सीमेटली 2000 रुपए का था, करेक्ट? जैसे ही कोविड आया भाई, शेयर प्राइस आधा हो गया, आधा, अप्रोक्सीमेटली 1000 पे आके रुक गया भाई। देखो 1000 पे आके रुक गया, कितना गिर गया भाई प्राइस। रीजन क्या था सर? रीजन वॉज क्वाइट सिंपल कि भाई जो चीज नहीं चलने वाली अभी, उसका प्राइस तो गिरेगा ही। ओके, अब पीवीआर जो है, देखो ध्यान से देखो, उसका प्राइस इतना गिर गया क्योंकि लोग अब जो है पीवीआर में नहीं आएंगे ना, 2 गज दूरी जरूरी है ना, तो वो सब सोशल डिस्टेंसिंग ये सब चालू हो गया। नो वन वांट्स टू कम टू पीवीआर, और वैसे ही लॉकडाउन लग गया तो कोई आएगा ही नहीं। नेटफ्लिक्स की तरफ क्राउड मूव होने लग गया, पीपल स्टार्टेड वॉचिंग ऑनलाइन मूवीज, और उस वजह से इसका शेयर प्राइस डाउन हो गया। मैं नहीं बोलता हूं, ये कंपनी भी बोलती है कि भाई ये सब चीजों के होने की वजह से देयर आर मल्टीपल रिस्क विच हैज अराइज टू द कंपनी, और उस रिस्क को हमें अब मिटिगेट करना पड़ेगा। मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान दो। रिस्क क्या होता है, मिटिगेशन क्या होता है, वो सब आगे देखेंगे, बट यू नो द बेसिक मीनिंग। ओके, सो जस्ट टेल मी, आई आस्क यू अ क्वेश्चन, वेदर रिस्क इज गुड और बैड, वेदर रिस्क इज गुड और बैड। इसका आंसर मैं थोड़ी देर बाद दूंगा। मीनवाइल यू थिंक इट, क्या रिस्क अच्छा होता है या बुरा होता है?
बताना मेरे को थोड़ी देर बाद, सोचो बस अभी, ठीक है। तो मैं बोल रहा था कि कंपनी ने भी आइडेंटिफाई किया कि यार ये चीज तो कंपनी को अड़ रही है यार, ये चीज कंपनी के लिए बुरी है यार, नेटफ्लिक्स चल रहा है, मैं नहीं चल रहा हूं, मेरे को तो नुकसान हो रहा है ना यार, मेरी कंपनी है, मेरे को तो नुकसान हो रहा है। पीवीआर बोला, कहां बोला? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बोला, मैं नहीं बोल रहा हूं भाई, देखो भाई ये सब हर एक चीज रियल लाइफ से रिलेट करेंगे और डिटेल में समझेंगे। देखो, बिजनेस मॉडल चेंज रिस्क भी जान दो, समझो मत, मतलब ये देखो कि बिजनेस मॉडल चेंज रिस्क क्या होता है, सब अभी नहीं समझना है, बस तुम ये चीज ध्यान में रखो कि हाँ ये नुकसान हो गया यार पीवीआर को, नेटफ्लिक्स आ गया, इस वजह से दिक्कत हो गई। देखो, rapidly evolving technologies are changing consumption patterns, giving a rise to entirely new business models and therefore new kind of competitors। गाली दे रहा है इनडायरेक्टली नेटफ्लिक्स को, वो नाम नहीं लिख सकता है ना। तो अब इसके लिए कंपनीज को सोचना पड़ेगा, रिस्क मैनेजर्स को तुमको सोचना पड़ेगा कि भाई तुम क्या कर सकते हो इन कंपनीज के लिए, और इसलिए तुम्हारी इज्जत है, इसलिए तुम्हारी इज्जत है, बढ़ेगी और आगे और बढ़ेगी, ठीक है। तो ये सब जो है, अब पीवीआर क्या कर सकता है? पीवीआर को मैं बोलता हूं, इसको हम स्टार्टअप वर्ल्ड में बोलते हैं इसको पिवट करना। व्हाट इज पिवट करना? इस कि इसमें फॉर एग्जांपल आई गिव यू हिंट, पीवीआर क्या कर सकता है कि भाई ऐसे कंपनीज के शेयर एक्वायर कर सकता है जो उसी बिजनेस में है। से फॉर एग्जांपल अमेजॉन के शेयर एक्वायर कर लिया उसने, और उसने खुद ही ऐसा कुछ चालू कर दिया, अपना कुछ ऐप बना दिया पीवीआर में जहां पे वो मूवीज दिखा रहा है। तो ये सब चीजें को क्या कर सकता है? पिवट कर लेगा। ओके, तो ये सब चीजें हैं। अब इन्होंने क्या किया, इनके हम स्ट्रेटेजीज और जो हम मिटिगेशन के बारे में पढ़ेंगे। मिटिगेशन मतलब कि उसको हम कैसे रोके, ओके, उससे हम कैसे बचे। जैसे नेटफ्लिक्स आ गया बाजार में और मेरा धंधा तो डाउन हो गया ना, मेरा शेयर प्राइस भी डाउन हो गया, मेरा धंधा डाउन हो गया, कौन बोल रहा है? पीवीआर। तो उससे कैसे बचे, उसके लिए एक मिटिगेशन, एक तरीका दो, सो दैट मैं उससे बच पाऊं। ओके, तो उसे हम कहते हैं मिटिगेशन स्ट्रेटेजीज। उसके लिए तो कौन बनाएंगे? हम ही बनाएंगे, और ये चीज जब हमारा पार्ट ए कंप्लीट होगा, यू विल बी एबल टू डू इट इन अ वेरी बेटर मैनर। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम, एक सेकेंड, हाँ, थर्ड है रिस्क मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। रिस्क मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व सम कॉस्ट। कुछ कॉस्ट इन्वॉल्व है जिसमें, एंड दैट कॉस्ट शुड रिजल्ट इन सम आउटपुट विच विल मिटिगेट दैट रिस्क, है ना। वो कॉस्ट हमें कुछ आउटपुट दे और वो हमारे रिस्क को मिटिगेट करे। फॉर एग्जाम्पल, एक बढ़िया सी चीज बता रहा हूं, ध्यान दो। रिस्क मैनेजमेंट इज अ फर्दर प्रोसेस, एक फ्यूचर के लिए होती है सर, आज के लिए नहीं है रिस्क मैनेजमेंट। आज अगर जो चीज हो चुकी है उससे कुछ नहीं होने वाला, उसमें तुम कुछ नहीं कर पाओगे, बट जो फ्यूचर में चीज होने वाली है उसके लिए मैं कर रहा हूं सर रिस्क मैनेजमेंट। फ्यूचर में जो चीज होने वाली है उसके लिए मैं कर रहा हूं रिस्क मैनेजमेंट। हर आदमी रिस्क मैनेजमेंट करता है, मम्मी भी रिस्क मैनेजमेंट करती है। सर क्या बात कर रहे हो, मम्मी कहां से आ गई सर बीच में? देखो फॉर एग्जांपल देता हूं, बचपन में तुम जब स्कूल जाते थे, मम्मी क्या करती थी तुम्हारे बैग में, ड्यूरिंग द रेनी सीजन मम्मी यूज्ड टू पुट अ रेनकोट इन योर बैग और अम्ब्रेला इन योर बैग। व्हाई? बिकॉज शी डजंट वांट यू टू गेट वेट, है ना, वो नहीं चाहती कि तुम गीले हो जाओ, है ना। तो अब वो जो मम्मी जो रेनकोट डाल रही है वो क्या कर रही है? मम्मी तुम्हारा रिस्क कम कर रही है गीले होने से, तुमको बीमार होने से बचा रही है। वो क्या कर रही है? रिस्क को मैनेज कर रही है, मिटिगेट कर रही है सर, है ना, समझ रहे हो। तो ये एक मिटिगेशन टेक्निक हो गई। तो हर एक आदमी रियल लाइफ में डे टू डे दिन भर मिटिगेट ही कर रहा है। तुम क्लासेस देख रहे हो, तुम रिस्क को मिटिगेट कर रहे हो। सर अगर रिस्क मैनेजमेंट का पेपर आया, सर का लेक्चर देखा होगा, मेरे को चीजें बढ़िया से समझेगी, मैं आंसर लिख पाऊंगा। ये क्या एक मिटिगेशन टेक्निक। तुम दिन रात मिटिगेशन चीजें करते हो, ठीक है। अब कंपनीज के केस में अगर मैं कंपनी बन के सोचता हूं, से एज अ बिजनेसमैन तुमको बन के सोचना है यहां पे कि मैं रिस्क मैनेजमेंट कब करूंगा। मैं रिस्क मैनेजमेंट कब करूंगा? जब मुझे आउटपुट मेरे इनपुट से ज्यादा मिलेगा। मुझे आउटपुट मेरे इनपुट से ज्यादा मिलेगा तब मैं रिस्क मैनेजमेंट करूंगा सर। से फॉर एग्जांपल, अगर मेरे को 10 रुपए लगा के, से फॉर एग्जांपल अगर मेरा गोडाउन है, मेरा एक गोडाउन है जहां पे बोर्ड पे आ जाता हूं। से फॉर एग्जांपल मेरा एक गोडाउन है जहां पे 100 करोड़ का माल पड़ा हुआ है, 100 करोड़ का माल पड़ा हुआ है, गुड्स पड़े हुए हैं। अब इसका अगर मेरे को इंश्योरेंस से फॉर एग्जांपल 10K में मिला है तो इट्स वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया। बिकॉज जब आग लगेगी तो 100 करोड़ का माल चलेगा, बट मेरे को इंश्योरेंस कितने में मिला है? 10,000 रुपए में। मतलब ही यू कैन नॉट इन्वेस्ट मोर टू गेट एन आउटपुट लेस। से फॉर एग्जांपल कि अगर मैं 10,000 लगा के ये बोल रहा हूं कि मुझे 100 करोड़ का इंश्योरेंस मिल रहा है,
राइट, विच इज अ वेरी गुड थिंग। बट अगर मैं बोलूं कि तुमको 100 करोड़ लगाना है 100 करोड़ को बचाने के लिए, तुम करोगे क्या? नहीं करोगे। तुम करोगे क्या? नहीं करोगे। कोई आदमी नहीं करेगा, है ना। तो वही बोला जाता है कि यू कैन नॉट इन्वेस्ट $1 million टू सेव thousands, राइट। यू कैन नॉट इन्वेस्ट millions टू सेव 1,000। तो इसीलिए हम जो इंश्योरेंस पॉलिसीज लेते हैं उसका रेट जो होता है कम होता है एज कंपेयर टू द पॉलिसी अमाउंट विच इज गिवन, एज कंपेयर टू व्हाट? पॉलिसी अमाउंट विच इज गिवन। ओके, तो देखते हैं ये इंस्टीट्यूट सीएस जो रहते हैं उनको इंश्योरेंस देती है, मैंने भी लिया ये इंश्योरेंस। तो सही है कि दिस वट एवर आई एम सेइंग इज अ फैक्ट और नॉट, है ना। तो हर एक चीज हम फैक्ट और प्रूफ से समझेंगे, एक रियल लाइफ का हम एक सिनेरियो समझना है। देखो सर, मेरी अगर एज 21 से 30 साल की है और मेरे को 10 लाख का इंश्योरेंस लेना है तो मुझे 520 रुपए देना है। मुझे 520 रुपए दे के 10 लाख का इंश्योरेंस मिल रहा है, तुम समझे। सो आई एम पेइंग लेस टू गेट मोर। अब सर ये कैसे काम करता है? हाउ डज इट वर्क्स? कैन यू प्लीज इलेबोरेट? आई थिंक दिस इज द स्क्रीनशॉट ऑफ टर्म इंश्योरेंस। दिस इज अ स्क्रीनशॉट ऑफ टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस में क्या होता है? टर्म इंश्योरेंस में ये होता है कि जब हम मरते हैं तब हमको पैसा मिलता है। ओके, अब सर हाउ डज इंश्योरेंस कंपनी वर्क्स? इंश्योरेंस कंपनी बोलती है कि वी वर्क ऑन अ रूल ऑफ लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स। व्हाट इज लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स? द मोर पर्सन इज इन आवर कंपनी इट्स बेटर फॉर अस। जितने ज्यादा इंश्योरेंस मैं बेचूंगा उतना ज्यादा सही है, जितने ज्यादा मुझे पॉलिसी होल्डर्स मिलेंगे दैट इज बेटर फॉर मी। व्हाई? बिकॉज उनका रिस्क कटते जाता है। उनका रिस्क क्या होता है? कम होते जाता है। जितने ज्यादा लोग रहेंगे उतना उनके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तुम्हें कभी कोई टर्म इंश्योरेंस की साइट पे जाके देखना, पॉलिसी बाजार या कहीं पे भी जाके देखना, जस्ट रजिस्टर योर नंबर, you will get at least 100 calls because insurance companies are very well aware of the fact that the more I sell the lesser risk it is for me and better it is for the investors and better it is for other people। ठीक है, तो ये लॉ ऑफ लार्ज नंबर पे काम करता है। मैं तुमको और डिटेल में बताऊंगा जब हम मिटिगेशंस और इसके बारे में पढ़ेंगे, बट ये चीज ध्यान में रखना। तो इसलिए तुमको इतने कॉल्स आते हैं इंश्योरेंस कंपनी से। ओके, आगे देखते हैं। रिस्क मैनेजमेंट, ये हमने देख लिया। इट एनहांसेस इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशंस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। इफेक्टिव मतलब क्या और इफिशिएंसी मतलब क्या? हर ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिव और इफिशिएंट बनना चाहता है। से फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट को अगर रोड बनाना है, गवर्नमेंट किसको टेंडर देती है? जो वो चीज कम समय में और कम खर्चे में कर पाए उन्हीं को वो टेंडर देती है। हाँ या ना? हाँ, बिकॉज एवरीवन वॉन्ट्स टू बी इफेक्टिव। इफेक्टिव इज ऑलवेज कंस्टेंट विद द टाइम, कि हमारा गोल विद इन अ गिवन टाइम अचीव हो जाए। और इफिशिएंसी मतलब क्या? कि हमारा मिनिमल कॉस्ट में हो जाए। और रिस्क मैनेजमेंट ये चीज अचीव करने में मदद करता है, और इसीलिए कहा जाता है रिस्क है तो इश्क है। इसलिए रिस्क मैनेजमेंट की इज्जत है। ठीक है, तो इनडायरेक्टली मैं तुम्हें इंपॉर्टेंस भी बताते जा रहा हूं कि रिस्क मैनेजमेंट के। हाँ, क्योंकि मैं इंपॉर्टेंस इसलिए बताया सो दैट यू शुड नो कि व्हाई रिस्क मैनेजमेंट इज गिवन सो मच इंपॉर्टेंट, व्हाई रिस्क मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। मैं पहले इसलिए बता रहा हूं, फिर हम जाएंगे रिस्क क्या होता है, मैनेजमेंट क्या होता है। भाई ये आज के लेक्चर में यही डील करना है, सिर्फ ये 2 शब्द समझेंगे और मजा आएगा। तुमको समझ में आया इफेक्टिव और एफिशिएंसी? तो गवर्नमेंट जब रोड का भी टेंडर निकालती है तो ऐसा ही होता है। आगे, it creates safe and secure environment for staff, visitors and customers। safe and secure environment for staff। अब देखो, कोई भी फैक्ट्री में जाते हो, it is compulsory for them to have a fire extinguisher। if you go to any theater, it is compulsory for them to have a fire extinguisher। what is that? that is nothing but what? a risk management technique, risk mitigation technique, है ना। और उसकी मदद से, वो लगाने से एक सेफ एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। लोगों को कंफर्ट होता है कि नहीं यार आग लगी तो बुझ जाएगी, है ना। ये क्या है? रिस्क मैनेजमेंट ही है। आगे, और ये कईयों ऐसे बेनिफिट्स देती है, हमें मदद करती है, हमें रिड्यूस करने में पॉसिबिलिटीज और थ्रेट्स और ये सब चीजों में मदद करती है, सो दैट वी कैन अचीव आवर गोल एंड वी कैन अचीव आवर ड्रीम। ओके, तो यहां तक तुमको क्लियर है कि क्यों हमने बैच का नाम रिस्क है तो इसके रखा है। आइडियली दिस आर द बेनिफिट्स ऑफ risk management। ideally these are what? benefits of risk management। so those who are having a notes, you can write it here, benefits of risk management। okay, ठीक है, I think लिख लिया होगा। so usually people ask me sir what do I do? आप क्या करते हो सर बताओ।
So I do risk management for living. I teach risk management. I do risk management. Also, I'm a member of IRM. What is IRM? IRM is a Institute for Risk Management. ये एक इंटरनेशनल यूके की सबसे बड़ी बॉडी है ना, वर्ल्ड लीडिंग बॉडी फॉर रिस्क मैनेजमेंट, विच इज रिलेटिंग टू ERM. व्हाट इज ERM? ERM इज नथिंग बट एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट. चैप्टर नंबर 8 स्पेसिफिकली इस पे दिया गया है, विच इज माय फेवरेट चैप्टर एंड विल बी योर्स आल्सो फेवरेट चैप्टर वंस यू विल गो टू चैप्टर नंबर 8. तो मैं IRM का मेंबर हूँ, इंस्टीट्यूट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, जहाँ पे हम रिस्क मैनेजमेंट को डील करते हैं. बढ़िया से एक से एक सेमिनार्स होते हैं वहाँ पे हमारे, और रिस्क मैनेजमेंट को हम अंडरस्टैंड करते हैं, गाइडेंस देते हैं. तो लेट्स मूव टू द पार्ट ए, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिस्क मैनेजमेंट. एकदम ही ध्यान से समझेंगे. अब तुमको मैंने एक सवाल पूछा था, वेदर रिस्क इज गुड और बैड. व्हाट इज योर आंसर? बैड मत बोलना, गुड ही होता है. रिस्क इज गुड. कैसे और डिटेल में बताऊंगा, अभी हम एग्जांपल्स के लेंगे, बट पहले मुझे तुमको शब्द समझाने दो. व्हाट इज रिस्क? Risk is defined by ISO. What is ISO? ISO is nothing but what? It's an international body. It's an international body for risk management. International standard for international organization for standard ISO 31000 defines the risk management as effect of uncertainty on objectives. 5-word definition given by ISO. What does ISO says? Effect of uncertainties on objectives. Effect मतलब क्या, अनसर्टेनिटी मतलब क्या, ऑब्जेक्टिव्स मतलब क्या, हर एक चीज को डिटेल में समझेंगे. बट इसको मैं अलग तरीके से डिफाइन करता हूं. मैं बोलता हूं रिस्क इज एनी अनसर्टेनिटी. रिस्क कोई भी एक अनसर्टेनिटी है. इफ इट ऑकर्स, अगर वो हुआ, इफ इट ऑकर्स, है ना. तो देखो यहां पे मैंने लिखा है दैट इफ इट ऑकर्स वुड हैव एन इफेक्ट ऑन अचीवमेंट ऑफ वन और मोर ऑब्जेक्टिव्स. तो रिस्क एक अनसर्टेनिटी है. रिस्क एक क्या है? अनसर्टेनिटी. सर अनसर्टेनिटी हर जगह मिलेगी, चाहे तुम कहीं पे भी देख लो. एवरीवेयर यू विल फाइंड अनसर्टेनिटी. बारिश आएगी नहीं आएगी, अनसर्टेनिटी. आग लगेगी कि नहीं, अनसर्टेनिटी. मैंने कोई डील किया किसी क्लाइंट के साथ, फ्यूचर में मेरे को फायदा देगा नहीं देगा, अनसर्टेनिटी. कोई मैंने प्रोडक्ट लॉन्च किया, मेरा प्रोडक्ट सक्सेस होगा नहीं होगा, अनसर्टेनिटी. मैंने कोई नई कंट्री में जाके बिजनेस चालू किया, क्या वो बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा, और उसको मैं कैसे मैनेज करूंगा, अनसर्टेनिटी. रिस्क इज एनी अनसर्टेनिटी. सर अनसर्टेनिटी हर जगह है, बट वो ऐसी अनसर्टेनिटीज तुम्हारे लिए जरूरी है, ऐसी अनसर्टेनिटीज रिस्क मैनेजमेंट में जरूरी है जो तुम्हारे बिजनेस के, धंधे के ऑब्जेक्टिव्स को अफेक्ट कर रही है. वही अनसर्टेनिटीज तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है. बाकी सब अनसर्टेनिटीज गई भाड़ में, बाकी सब अनसर्टेनिटीज गई तेल लेने. ऐसी अनसर्टेनिटीज इंपॉर्टेंट है जो तुम्हारे बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स को, एक या एक से अधिक ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में रुकावट दे रही है. वही तुम्हारे लिए रिस्क है, और उसी रिस्क को तुम्हें मैनेज करना है. उसी रिस्क को तुम्हें क्या करना है? मैनेज करना है. और इसीलिए कहा गया है रिस्क मैनेजमेंट. इसलिए कहा गया है रिस्क मैनेजमेंट. समझ में आया? अब सर मेरे को एक चीज बताओ, आपने बोला अनसर्टेनिटी, मतलब ही अगर मैं बोलूं कि अनसर्टेनिटी एक बड़ा टर्म है और उसके अंदर रिस्क आता है, द आंसर इज यस. द आंसर इज यस. द अनसर्टेनिटी इज अ वाइडर टर्म और उसके अंदर आता है रिस्क. ठीक है. तो हर अनसर्टेनिटी रिस्क है या हर रिस्क अनसर्टेनिटी है? बताओ. Every risk is uncertainty, but every uncertainty is not a risk. ठीक है. ये एमसीक्यूज में भी दे सकता है. ऐसी पेपर एमसीक्यूज बेस्ड है, केस स्टडी बेस्ड है. हम सोचेंगे, हर एक चीज पे सोचेंगे, हर एक पॉइंट पे क्वेश्चंस देते रहूंगा. आई विल गिव यू बल्ब, दिस इज बल्ब, है ना, लर्निंग पॉइंट, थिंकिंग पॉइंट, सो दैट यू नीड टू थिंक इट. ओके. तो आई विल जस्ट गिव यू अ ब्रीफ अबाउट माय नोट्स. यहां पे आपको कहीं कहीं प्लस पेज नंबर लिखे रहेंगे. प्लस पेज नंबर मींस ये हमारे आईसीआई मटेरियल से हमारे यहाँ पे रिलेटेड है. ऑल्सो क्रॉस लिंकिंग मैंने यहाँ पे लिखा है. अगली बार से मैं सिर्फ प्लस जो भी पेज नंबर रहेगा वो मैं लिखते जाऊंगा. ओके. तो ये प्लस साइन आपको प्लस और पेज नंबर लिखा रहे तो समझ जाना ये आईसीआई मटेरियल से उठाया हुआ है. प्लस जहां जहां आपको यहाँ पे लर्निंग पॉइंट मिलेगा, ये 10 पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट. दिस विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड व्हाट ऑल क्वेश्चंस आईसीआई कैन आस्क. ओके. तो ये दो चीज हो गई, आपको ध्यान में रखनी है. अब देखो, सबसे पहला मैंने बोला कि ISO 31000 एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो हमें गाइडेंस देता है रिस्क मैनेजमेंट के बारे में.
सर ये गाइडेंस फॉलो करना क्या मैंडेटरी है? ना भाई ना, ये सिर्फ गाइडलाइंस देता है। सर किसके लिए गाइडलाइंस देता है? ये सभी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए गाइडेंस देता है, ना किसी इंडस्ट्री स्पेसिफिक को ये कभी टारगेट नहीं करता। सर एक कौन सा एडिशन हमें फॉलो करना है? 2018 का एडिशन फॉलो करना है। ओके, करंट एडिशन है 2018, हमें सिर्फ गाइडलाइंस देता है और नॉट स्पेसिफिक टू, है ना, कोई एक ऐसे इंडस्ट्री स्पेसिफिक नहीं है, ये सभी के लिए है। समझ में आया? तो रिस्क क्या है? एक अनसर्टेनिटी है। रिस्क क्या है? एक अनसर्टेनिटी है जो हमारे बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में मदद करेगा। सर ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है, इफेक्ट क्या होता है, हर एक चीज समझाऊंगा, बट तुमको अभी डेफिनेशन समझ में आया कि रिस्क क्या होता है। आईएसओ की इज्जत करेंगे। आईएसओ को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब सवाल आता है कि अनसर्टेनिटी और रिस्क में क्या डिफरेंस है, जो मैंने तुमको बताया है। अब देखो अनसर्टेनिटी, और थोड़ा सा हम पढ़ते हैं क्या बोलता है। मिलियन ऑफ अनसर्टेनिटीज एग्जिस्ट इन अ वर्ल्ड, बहुत सारी अनसर्टेनिटीज होती है, एंड आउट ऑफ दैट एंड out of that set of millions, the uncertainties that matters constitute a risk. Uncertainties that matters, or also I can define a risk as uncertainty that matters. ऐसी अनसर्टेनिटीज जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, मेरे बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है, मेरे बिजनेस गोल को इंपैक्ट कर रही है, वो मेरे लिए जरूरी है। सर समझाओ। जैसे कि मैंने बोला बारिश आना ये अनसर्टेनिटी है, बट बारिश आने से मेरे बिजनेस को क्या फर्क पड़ रहा है? मेरे बिजनेस को फर्क पड़ रहा है क्या? तो ये मेरे लिए रिस्क है। अगर मेरे बिजनेस को फर्क नहीं पड़ रहा तो मेरे लिए रिस्क नहीं है। सर बचपन से हम सोचते थे, डिक्शनरी में भी मैंने देखा रिस्क मतलब बोलते हैं खतरा। नहीं, गलत, बिल्कुल गलत। आगे मैं तुमको बताऊंगा, रिस्क इज अपॉर्चुनिटी एज वेल एज थ्रेट्स। देयर इज अ गुड रिस्क, देयर इज अ बैड रिस्क। रिस्क इज नेवर कंसिडर्ड एज अ बैड, रिस्क इज ऑलवेज गुड, मतलब इफ यू डू इट प्रॉपरली। तो कुछ रिस्क बैड भी होते हैं, कुछ रिस्क गुड भी होता है। रिस्क इज अपॉर्चुनिटी, रिस्क इज थ्रेट। ओके, तो रिस्क को तुम ऐसे डिक्शनरी मीनिंग से नहीं जा सकते कि भाई डिक्शनरी में लिखा है ना। ओके, आगे देखते हैं। आगे बोलता है अनसर्टेनिटी समथिंग दैट इज देयर इन ओपन, है ना, हर जगह रहेगी, सब जगह रहेगी। वही मैंने जो चीज तुमको बताई है वो मैंने नोट्स में कवर कर दी है। सो व्हाट यू आर सपोज टू डू वंस दिस लेक्चर इज डन, यू आर एक्सपेक्टेड टू रीड दिस नोट्स वेरी वेरी केयरफुली। ओके, प्लस व्हेन विल मूव टू द चैप्टर विल रेफर दिस, है ना, जो भी अब क्रॉस लिंकिंग है वो मैं तुमको बताऊंगा, समझाऊंगा। बट अभी मैं चैप्टर पे नहीं आ रहा हूं, सो दैट आई वांट टू गिव यू अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। मैंने जो नोट्स बनाए हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो लास्ट डे के हिसाब से होते हैं वो मैं नोट्स बनाता हूं। सी, जब हमारा क्लास चल रहा है अभी आपको पता नहीं कि 1.6 में क्या है, बट जब सेकंड टाइम पढ़ोगे यू विल बी एबल टू नो दैट कि हाँ यार 1.6 में यही लिखा था जो हमने क्लास में कवर कर लिया, सो दैट हमारा 1.6 भी इसके साथ कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं लास्ट डे के हिसाब से पढ़ाई कर रहा हूं, नॉट फ्रॉम द डे ऑफ क्लासेस। ओके, मैं लास्ट डे के लिए प्रिपेयर कर रहा हूं। तो मैनेजिंग अनसर्टेनिटी इज नथिंग बट व्हाट इक्वल्स टू मेकिंग डिसीजन कंसिडरिंग द पॉसिबल इफेक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी। ओके, ये चीज समझ में आई? ये डायग्राम आप ड्रॉ कर लो सो दैट यू विल बी एबल टू नो। ओके, नाउ एग्जाम में कभी भी अलग टाइप का भी क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे कि दे माइट आस्क व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। तो ये चीज तुमको ऊपर का तुम रेफरेंस मटेरियल लिख सकते हो, जो मैंने समझाया है वही लिखा हुआ है ऊपर, या हाउ अनसर्टेनिटी इज रिलेटेड टू रिस्क, है ना, वो चीज भी तुम वहां पे लिख सकते हो। ओके, सो दिस थिंग्स यू कैन राइट इट देयर। अब हम आते हैं, देखो डेफिनेशन में पहला शब्द था इफेक्ट। रिस्क को ओवरऑल समझ में आया कि क्या होता है। सर अब होता है इफेक्ट। सर व्हाट इज इफेक्ट? इफेक्ट का मतलब होता है, हिंदी में हम इसको इफेक्ट को बोलते हैं असर। असर। सर इफेक्ट का मतलब होता है असर। इफेक्ट जो होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है या नेगेटिव भी हो सकता है। इफेक्ट जो होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है। ओके, सर पॉजिटिव रहा तो उसको मैं बोलता हूं अपॉर्चुनिटीज, है ना, और नेगेटिव रहा तो उसको मैं बोलता हूं थ्रेट्स। ओके, जो पॉजिटिव इफेक्ट्स है वो मेरे लिए अपॉर्चुनिटीज है, जो नेगेटिव इफेक्ट्स है वो मेरे लिए थ्रेट है। ये चीज क्लियर है? पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज, अपॉर्चुनिटीज को मैं बोलता हूं गुड, अच्छी बात है। नेगेटिव को मैं बोलता हूं बैड। ओके, नेगेटिव को मैं बोलता हूं बुरा है, और इसी को मैं बोलता हूं इफेक्ट इज नथिंग बट व्हाट अपसाइड इफेक्ट, और इसी को मैं बोलता हूं डाउन साइड इफेक्ट। ठीक है,
और इसी को मैं फर्दर बोल सकता हूं कि अपॉर्चुनिटीज विल हेल्प मी टू सेव टाइम, मनी एंड एफर्ट्स। और इसी को मैं बोल सकता हूं इट विल वेस्ट टाइम, मनी एंड एफर्ट्स, सेम थिंग ना, मनी एंड एफर्ट्स। तो देखो, इफेक्ट का मतलब होता है असर। मैंने बोला, सबसे पहले बोला इफेक्ट ऑफ अनसर्टेनिटीज ऑन ऑब्जेक्टिव्स। अनसर्टेनिटी तो समझ में आ गया तुमको, अनसर्टेनिटी चीज समझ में आ गई। अब सर होता है इफेक्ट। इफेक्ट मतलब होता है असर। सर असर बुरा होगा या अच्छा होगा? असर बुरा होगा या अच्छा होगा तुम्हारे ऑब्जेक्टिव्स पे, तुम्हारे ऑब्जेक्टिव्स पे। इसलिए मैं बोल रहा हूं रिस्क कैन बी गुड और बैड, दोनों हो सकता है। देयर आर गुड रिस्क, देयर आर बैड रिस्क, दोनों प्रकार के रिस्क है। ओके, तो वही मैं बोल रहा हूं, इफेक्ट जो है कैन हैव अ इफेक्ट ऑन अनसर्टेनिटीज, जो भी अनसर्टेनिटीज है उस पे। सर एग्जांपल दो, क्लियर हो जाएगा। से फॉर एग्जांपल, कंपनी वांट्स टू डू अ बिजनेस, से फॉर एग्जांपल यूके कंपनी वांट्स टू डू अ बिजनेस इन इंडिया। उसके लिए एक रिस्क भी है, और मतलब उसके लिए रिस्क भी है और अपॉर्चुनिटीज, से फॉर एग्जांपल उसके लिए थ्रेट भी है और उसके लिए अपॉर्चुनिटीज भी है। रिस्क इज रॉन्ग वर्ड टू यूज। उसके लिए थ्रेट भी है और अपॉर्चुनिटीज भी है। अपॉर्चुनिटी क्या है कि भाई लैंड सस्ते में मिल जाएगा, लेबर सस्ता है, अपॉर्चुनिटीज है। थ्रेट क्या है? गवर्नमेंट ने सपोर्ट नहीं की तो, गवर्नमेंट ने सपोर्ट नहीं की तो क्या होगा? फॉरेन एक्सचेंज में दिक्कत आ गई तो ये सब क्या है? उसके लिए थ्रेट। ओके, तो ये होता है इफेक्ट के बारे में। जिन्होंने ड्रॉ नहीं किया प्लीज आप ड्रॉ कर लो। व्हाट इज एन इफेक्ट, पॉजिटिव और नेगेटिव। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब ये जो इफेक्ट आया है, ये जो इफेक्ट है जो हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स की हम बात कर रहे हैं, जो हम अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स की बात कर रहे हैं, इसको मैनेज करना बहुत जरूरी है। इसको मैनेज करना बहुत जरूरी है। सर क्यों? देखो, अपॉर्चुनिटी है, फायदा हो रहा है तो उसको तो मैं करूंगा ही ना भाई, सिंपल सी बात है। जहां मेरे को फायदा हो रहा है वो तो मैं करूंगा ही, बट थ्रेट्स को क्यों मैनेज करूं? सर मेरे को ये बताओ भाई, अगर थ्रेट्स को मैनेज नहीं किया तो जोर का फटका पड़ेगा। सर एग्जांपल, कोविड में तुमने देखा होगा कितनी सारी कंपनीज ने अपने बिजनेस को रीस्ट्रक्चर किया है। स्विगी का देख लो, जोमेटो देख लो। स्विगी और जोमेटो ने, मैं बताऊं तुमने, किस मॉडल पे चले गए थे। वो पहले तो फूड्स डिलीवर करते थे, है ना, होटल से, रेस्टोरेंट से आके फूड तुमको तुम्हारे घर पे जाते थे। बट ड्यूरिंग द कोविड दे हैव रीस्ट्रक्चर्ड इट, क्योंकि उनको पता था कि लोग रेस्टोरेंट से खाना नहीं खाएंगे। उनको पता था रेस्टोरेंट से लोग खाना नहीं खाएंगे, उनको वहां का खाना नहीं चाहिए, क्योंकि इतना डर फैल गया था कि यार बाहर का कुछ नहीं खाना है, वायरस हो जाएगा, वायरस हो जाएगा, वायरस हो जाएगा, ये भूत चढ़ा हुआ था। बट उन्होंने बिजनेस को कैसे रिस्ट्रक्चर किया? उनके लिए थ्रेट था कि भाई अब उनका तो यहां पे सेल्स डाउन हो गया, तो व्हाट दे डिड इज दे डिड अ पार्टनरशिप विद एवरी सेकंड शॉपकीपर हु इज जस्ट सेलिंग व्हाट, ग्रोसरी। ग्रोसरी वालों के साथ टाइप कर लिया, तुमको ग्रोसरी चाहिए हमारे ऐप पे आओ। क्यों भाई? क्योंकि जब तब, है ना, एकदम से लोगों को लगा था कि भाई ग्रोसरी मिलेगा नहीं और हर दुकान में एकदम भीड़ होगी, ग्रोसरी स्टॉक हो जाएगा, आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा, मेरे पास खाना नहीं रहेगा, मैं क्या करूं? तो पीपल स्टार्टेड ऑर्डरिंग दैट फ्रॉम स्विगी एंड जोमेटो। बिजनेस को रीस्ट्रक्चर किया, मतलब ही थ्रेट्स को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया, थ्रेट को मैनेज भी किया। उसीलिए हमारे लिए बहुत जरूरी होता है, एज अ रिस्क मैनेजर यू नीड टू थिंक फ्रॉम अ वाइड पर्सपेक्टिव। तुमको एक अपना दिमाग खुला रख के सोचना है कि इस बिजनेस में कैसे किया जाता है। ओके, तो ये एक चीज है। तो मैनेजिंग अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स इसीलिए हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि हमारा इफिशिएंसी बढ़ाएगा, इफेक्टिवनेस बढ़ाएगा, हमें पता चलेगा कि भाई हमें कहां इंप्रूव करना है, हमें कौन कौन सी चीजें इंप्रूव करनी है, टीम के लिए एक मोटिवेशन की तरह काम करेगा। और ये सब चीजों के लिए ही हमारे लिए हमें ये बहुत जरूरी है कि हमें अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स को मैनेज करना है, और उसके ये फायदे हैं। See, in exams they can ask you any type of questions, but what we are doing now, we are just building a base. अभी तो हम इफेक्ट ही पढ़ रहे हैं। What is the risk? Effect of uncertainties on objectives. Okay, तो what is effect? So ये इफेक्ट देखा हमने कि इफेक्ट ये होता है। अब इफेक्ट में हमारा अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स रहते हैं, तो अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स हमारे लिए क्यों जरूरी है, हमें मैनेज क्यों करना है, वो जरूरी है, वो हमने पढ़ा। ठीक है, सेकेंड हमने पढ़ा था अनसर्टेनिटीज। देखो अनसर्टेनिटीज क्या होती है, अनसर्टेनिटीज के बारे में तुमको यहां पे मैंने बताया। अब आता है तीसरा वर्ड, ऑब्जेक्टिव्स। इफेक्ट ऑफ अनसर्टेनिटीज ऑन ऑब्जेक्टिव्स, तीसरा शब्द ऑब्जेक्टिव्स।
जनरली इट इज सेड दैट, ये बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है रिस्क मैनेजमेंट में, रिस्क इज डिफाइंड टॉप डाउन एंड मैनेज बॉटम अप। ध्यान से समझो, मजा आएगा। रिस्क इज डिफाइंड टॉप डाउन एंड मैनेज्ड बॉटम अप। सर ऐसा क्यों बोला गया? व्हाई इट इज सेड सो? व्हाई इट इज सेड सो? तुमको बिजनेस समझाता हूं यार, पहले थोड़ा सा बिजनेस के बारे में समझाता हूं, बाकी चीजें तो होता रहेगा। बिजनेस समझो पहले, बिजनेस समझोगे तो ही मजा आएगा। एक होता है बिजनेस, किसी भी कंपनी को बिजनेस करना है तो उस कंपनी में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस या डिपार्टमेंट्स बनाने पड़ते हैं सो दैट बिजनेस को वो अच्छे तरीके से मैनेज कर पाए। सर डिपार्टमेंट्स मतलब कौन से सर? जैसे कि एचआर हो गया, सेल्स हो गया, परचेस हो गया, फाइनेंस हो गया, ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होंगे, ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होंगे, ठीक है। हर एक डिपार्टमेंट का एक गोल होगा, एक ऑब्जेक्टिव होगा, करेक्ट। हर एक डिपार्टमेंट का एक गोल होगा, एक ऑब्जेक्टिव होगा, और एक कंपनी एज ए होल का भी एक गोल होगा, विजन होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, करेक्ट। उस गोल को, विजन को, ऑब्जेक्टिव को अचीव करना बहुत ज्यादा जरूरी है। उस गोल को, विजन को, ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सर ये ऑब्जेक्टिव्स अचीव करते वक्त मेरे को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएगी। सर एग्जांपल देखो, एचआर ने क्या हुआ, एक कंपनी के एचआर ने, एचआर इज ह्यूमन रिसोर्स जो हमारे कंपनी में रहते हैं। अब एचआर ने कोई गलत आदमी का हायरिंग कर दिया, रॉन्ग पर्सन इज हायर्ड इन अ कंपनी, ठीक है। तो क्या होगा, कभी कभी एम्प्लॉय, अब जैसे कि उस रॉन्ग आदमी का उसको हायर कर लिया, दिस इज अ पर्सन हु इज हायर्ड इनकरेक्टली लाइक कि अलग ही नमूना है, अलग ही नमूना है। जैसे कि इसका प्रमोशन हुआ तो सबको जाके बताया, देखो भाई मेरा प्रमोशन हुआ, मेरी सैलरी इतनी बढ़ गई, मेरी सैलरी इतनी बढ़ गई, तेरी सैलरी नहीं बढ़ा है, ओके। तो ये सब क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के गोल, ऑब्जेक्टिव्स, ऑर्गेनाइजेशन को चलाने में ये सब दिक्कत दे रहा है, ये आदमी दिक्कत दे रहा है, कंपनी में लफड़े कर रहा है, मतलब दिक्कतें पैदा कर रहा है, राइट। तो ये सब चीजों को मैनेज करना पड़ेगा। हर एक डिपार्टमेंट में अलग अलग रिस्क रह सकते हैं और वो सब रिस्क को भी मैनेज करना पड़ेगा। बट ये डिपार्टमेंट के रिस्क को समझेगा कौन? रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट वाले ही समझ सकते हैं, अलग से कोई ऐसा रिस्क मैनेजमेंट या रिस्क मैनेजर आके नहीं समझ सकता, समझ रहे हो? तो जनरली मैं बोलता हूं फायर रिस्क मैनेजर एंड अपॉइंट अ रिस्क मैनेजर फॉर ईच ऑफ द डिपार्टमेंट्स, बिकॉज दैट विल गिव यू अ बेटर पिक्चर टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग इन अ कंपनी। जो सीआरओ है, सीआरओ हर एक जगह, व्हाट इज सीआरओ? सीआरओ इज नथिंग बट चीफ रिस्क ऑफिसर, जो रिस्क मैनेजमेंट का हेड है। तो वो हर जगह जाके, हर डिपार्टमेंट में जाके नहीं देख सकता कि भाई एचआर में क्या हो रहा है, सेल्स में क्या हो रहा है, फाइनेंस में क्या हो रहा है, नहीं कर सकता। उसको हर एक रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स को गोल्स देने पड़ेंगे, टारगेट्स देने पड़ेंगे, उनको बताना पड़ेगा कि भाई ऐसे ऐसे ये चीजें देखो अगर हो रहा है तो, मतलब कि टॉप वाला उसको आइडेंटिफाई कर रहा है। रिस्क इज डिफाइंड एट अ टॉप लेवल एंड मैनेज्ड एट अ बॉटम लेवल। मैनेज हो रहा है तो ये बॉटम वाले रिस्क देखेंगे भाई क्या हो रहा है, एचआर में क्या हो रहा है, सेल्स में क्या हो रहा है, परचेस में क्या हो रहा है, वो सब देखेंगे और उसको बताएंगे कि भाई ये सब चीजें हो रही है, ये सब चीजें हो रही है, ठीक है। तो रिस्क इज डिफाइंड बाय टॉप लेवल एंड मैनेज एट अ रिस्क इज डिफाइंड एट अ टॉप लेवल एंड मैनेज्ड बॉटम अप, ठीक है। तो वही मैंने यहां पे बोला कि बिजनेस जो है, बिजनेस के बहुत सारे फंक्शंस हैं, बिजनेस के बहुत सारे फंक्शंस हैं। एक फंक्शंस तुम बोल सकते हो एचआर, समझने के लिए सेल्स, परचेस, फाइनेंस, ये सब फंक्शंस हैं। ईच डिपार्टमेंट हैज इट्स ओन ऑब्जेक्टिव्स, each department has its own objective, okay? हर एक डिपार्टमेंट का खुद का ऑब्जेक्टिव है। अब ये ऑब्जेक्टिव्स जो भी हैं इनके, इसको ये मॉनिटर करेंगे, देखेंगे कि भाई कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, और ये गलत हो रहा होगा तो इंटीमेट करेंगे टॉप वालों को, ठीक है। ये चीज समझ में आई? अभी तक के हमने क्या समझा, देखो फिर से मैं डेफिनेशन पे ले लेता हूं। इफेक्ट समझ में आया, अनसर्टेनिटी समझ में आया, ऑब्जेक्टिव समझ में आया। अब मतलब ही मैं रिस्क को समझ गया। सर रिस्क का मतलब क्या? ऐसे इफेक्ट जो मेरे को अनसर्टेनिटी में मिलेगा और वो मेरे बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स को अफेक्ट कर रहा है, वो मेरे लिए रिस्क है, ठीक है। अब बहुत बार क्या होता है पता है, तुम लोग कंफ्यूज हो जाते हो रिस्क में, प्रॉब्लम में और इश्यूज में। समझो, चीजों को समझो।
रिस्क में, प्रॉब्लम में और इश्यूज में डिफरेंस क्या है? रिस्क जो है हमेशा फ्यूचर के लिए होता है। रिस्क को जो मैनेज कर रहा हूं मैं, रिस्क को जो मैं मैनेज कर रहा हूं मैं, वो फ्यूचर के लिए कर रहा हूं, आज के लिए नहीं कर रहा हूं साहब। पर जो प्रॉब्लम और इश्यूज है वो आज है। आग लग गई, आज लगी है भाई आग, आज प्रॉब्लम है, ठीक है, आग लग चुकी है, दैट इज अ प्रॉब्लम एंड एन इशू। बट आग फ्यूचर में न लगे इसलिए मैं फायर एक्सटिंग्विशर लगा रहा हूं, मतलब मैं रिस्क मैनेजमेंट कर रहा हूं। प्रॉब्लम और इश्यूज आज है और रिस्क मैनेजमेंट जो हो रहा है वो फ्यूचर के लिए हो रहा है। मैं इंश्योरेंस आज के लिए ले रहा हूं या फ्यूचर के लिए ले रहा हूं? मैं टर्म इंश्योरेंस क्यों ले रहा हूं? बिकॉज मेरे को फ्यूचर में कुछ हुआ तो मेरे को फैमिली में बैकअप हो। मैं लाइफ इंश्योरेंस क्यों ले रहा हूं? बिकॉज फ्यूचर में मेरे को कुछ हुआ तो मैं बचा रहा हूं, ठीक है। तो प्रॉब्लम और इश्यूज जो है वो आज है और रिस्क जो है वो फ्यूचर के लिए है ना। जो रिस्क मैनेजमेंट है वो फ्यूचर के लिए। द रिस्क व्हिच आई एम सेइंग हियर इज मींस रिस्क मैनेजमेंट, ओके, यहां पे मैनेजमेंट लिख लो। तो देखो, तो रिस्क मैनेजमेंट इज नथिंग बट व्हाट आई एम सेइंग इज दिस आर अनसर्टेनिटीज दैट मैटर्स। ऐसे अनसर्टेनिटी जो मेरे लिए मैटर करेगी, जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, जो मेरे लिए ऑब्जेक्टिव्स को अच्छे अफेक्ट करेगी, वो रिस्क है मेरे लिए। बट प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज आर नथिंग बट व्हाट सर्टेनिटी दैट मैटर। सर हो गया, आग लग चुकी है, वो आग लग चुकी है। अब इसको जनरली मैं बोलता हूं एक विशियस साइकिल है, ध्यान से समझो। सर एक जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम से अराइज होकर रिस्क, अगर इस रिस्क को मैंने मैनेज नहीं किया तो मेरे को फिर से प्रॉब्लम हो जाएगा। एग्जांपल देता हूं, फायर लगी, ये प्रॉब्लम है, लग चुकी है, फायर लग चुकी है, ठीक है। तुम्हारा जो भी स्टॉक पड़ा था, जो भी स्टॉक पड़ा था, जो भी स्टॉक पड़ा था, वो जल चुका है, वो जल चुका है, ठीक है। अब तुम्हारा स्टॉक जल चुका है, मतलब ही तुम्हारी इन्वेंट्री खत्म। तुम्हारा कुछ इन्वेंट्री नहीं है तो तुम सेल नहीं कर पाओगे, सेल नहीं कर पाओगे तो रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाओगे, रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाओगे तो पैसा नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा तो क्रेडिटर को कैसे पैसा दोगे? रिस्क अराइज हो गया। प्रॉब्लम थी आग लगना, प्रॉब्लम थी आग लगना, उस वजह से मेरा अराइज हो गया रिस्क। अगर उस रिस्क को मैंने मैनेज नहीं किया तो फिर से वो फर्दर प्रॉब्लम अराइज करेगा। इफ द प्रॉब्लम इज नॉट मैनेज्ड इट विल लीड टू रिस्क। इफ द प्रॉब्लम, सी प्रॉब्लम की वजह से रिस्क अराइज होते हैं, अगर उस रिस्क को मैंने मैनेज नहीं किया तो फर्दर इट लीड टू प्रॉब्लम, एंड प्रॉब्लम इज वेरी डेंजरस, ट्रस्ट मी, प्रॉब्लम इज वेरी डेंजरस। तो वही बोला गया कि ये एक विशियस साइकिल है। तो रिस्क अलग होता है, प्रॉब्लम अलग होता है, समझो। अब देखो क्या बोलता है, इट हैव टू डील विद, है ना, इट हैव टू डील विद इन ना फ्यूचर, हमें फ्यूचर से डील करना है। और यहां पे अभी क्या हुआ है वो चीज पे समझना है, अभी क्या हुआ है वो चीज पे समझना है। रिस्क कैन बी गुड, रिस्क अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। मैंने एग्जांपल दिया था, जैसे कि कंट्री में जाके वो इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, दूसरी फॉरेन वाली कंट्री इंडिया में आ रही है, तो उसके लिए गुड भी हो, बैड भी है। रिस्क कैन बी गुड एज वेल एज बैड। देयर, है ना, दिस आर ऑलवेज, है ना, बैड और नेगेटिव। आग लगना, प्रॉब्लम्स, इश्यूज हमेशा बुरे होते हैं, हमेशा बुरे होते हैं। आगे, to manage it, first need to assess the uncertainty and then we need to examine and analyze the potential impact, है ना। तो हमें potential impact देखना पड़ेगा कि क्या हो रहा है, कितना हो रहा है। अब ये जो है रिस्क मैनेजमेंट, ये तुमको बाद में समझ में आएगा जब हम आगे लेक्चर में देखेंगे कि कैसे हम उसे मैनेज करते हैं, कैसे अनसर्टेनिटी को मैनेज किया जाता है, असेस कैसे करना कि हमें कौन से रिस्क को मैनेज करना है, वो चीज़ हम आगे समझेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है अभी तक। तो रिस्क और अनसर्टेनिटी, वही बोला, एक विशियस सर्कल है, अगर उसको हम विशियस सर्कल को नहीं तोड़े तो एक दिक्कत हो जाएगी, ओके। सो अभी तक ने हमने रिस्क के बारे में बहुत ही बढ़िया से समझा है कि रिस्क क्या होता है, रिस्क को कैसे मैनेज करना है, चैप्टर में क्या है, व्हाट इज रिस्क मैनेजमेंट ऑल अबाउट। तो अभी तो हम सिर्फ एक ही शब्द समझे, व्हाट इज रिस्क, ठीक है। तो आज के बाद किसी ने भी रिस्क के आपको पूछा व्हाट इज रिस्क, तो आप बढ़िया से बता सकते हो। आई थिंक यू कैन से दैट द इफेक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी ऑन ऑब्जेक्टिव्स और अनसर्टेनिटी दैट मैटर्स। 3 वर्ड डेफिनेशन, 5 वर्ड डेफिनेशन और मेरी डेफिनेशन, इतनी सारी डेफिनेशन है, ठीक है। तो विल मीट यू एट द सेकंड पार्ट ऑफ अ लेक्चर। सो लेक्चर्स आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट इज दिस, सेकंड पार्ट जो हमारा आएगा इसके बाद, और थर्ड पार्ट में आपको समरी मिलेगा। तो उसको आई विल जनरली नेम इट एज ABC, ओके, ठीक है। So we'll meet you at the second part of lectures. Take a break, and if you want to continue, you can directly start a second part.